एस्पिरेंट्स, आइए आज देखते हैं विलियम शेक्सपियर का चौथा जो ट्रेजिक प्ले है मैकबेथ। फर्स्ट 3 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, आपने देखे होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं उनकी समरी। चौथा प्ले इसलिए क्योंकि बाकी तो उन्होंने लिखे बहुत सारे हैं, बट जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनमें चौथे नंबर का ही रहता है ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर के बाद मैकबेथ। प्ले लिखा गया है 1606 में, और ये जो दो प्ले थे उनके, किंग लियर और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, किंग लियर और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के बीच के टाइम में ये प्ले 1606 के आसपास, ये भी एकदम फिक्स डेट नहीं है, बस इट इज़ जस्ट प्रोबेबल डेट, उस समय लिखा गया होगा। प्राइमरी सोर्स की बात की जाए तो राफेल हॉलिनशेड से काफ़ी कुछ उन्होंने कई सारे प्लेस का सोर्स बोरो किया है, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से। और सुपर एलिमेंट्स जो इसमें विचेस दिखाई हैं उन्होंने, तो रेजिनाल्ड स्कॉट्स का एक वर्क है डिस्कोर्स ऑफ विचक्राफ्ट, वहाँ से कुछ सुपर एलिमेंट्स इन्होंने बोरो किए हैं। इसके अलावा जो राजा था इंग्लैंड का, किंग जेम्स फर्स्ट, इसे विचक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ऐसे ऑन डेमोनोलॉजी, डेमन का मतलब दैत्य या भूत पिशाच, उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इस विचक्राफ्ट में। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इंग्लिश मोनार्च हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन विचक्राफ्ट, तो किंग जेम्स फर्स्ट इसका आंसर था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इससे भी विलियम शेक्सपियर ने कुछ एलिमेंट्स बोरो किए उस और अपने इस प्ले में शामिल किए हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड का एक राजा था जो 1040 से लेकर के 1057 तक वहाँ का राजा बना था, उसका नाम भी मैकबेथ ही था, द किंग ऑफ द रियल किंग ऑफ द सेम नेम। तो एक वास्तव में ऐसा राजा था मैकबेथ के नाम से, उससे उन्होंने नाम लिया। हालांकि मैकबेथ जो रियल किंग था वो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने किसी का मर्डर किया हो, बट नाम वहां से हम कह सकते हैं कि इन्होंने इंस्पायर होके वो नाम रखा है। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि किंग जेम्स फर्स्ट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था विचक्राफ्ट में, तो बस उनको प्रभावित करने के लिए विलियम शेक्सपियर ने ऐसा प्ले लिखा जिसमें विचक्राफ्ट का, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे ना तो हैमलेट, ना लियर में और ना ओथेलो में ऐसा कुछ सुपरनेचुरल देखने को मिलता है, लेकिन मैकबेथ में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो उसे इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने ये प्ले लिखा था। खैर जो भी हो, हमें पढ़ने में अच्छा लगता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। इसका रीज़न कुछ भी रहा हो, बट यस इट इज़ वन ऑफ ग्रेट 4 ट्रेजेडीज रिटन बाय हिम। थीम्स की बात कर ली जाए साथ ही साथ, तो थीम्स में एम्बिशन, बिट्रेयल, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, गिल्ट एंड रिग्रेट, ये सारी थीम्स में है। समरी देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी प्ले हैं 3 ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडीज में, उनमें सब में कोई ना कोई सब प्लॉट देखने को मिलेगा। जैसे लियर की बात करें तो उसमें क्लोस्टर और एडवर्ड एडमंड का सब प्लॉट देखने को मिलता है। हैमलेट की बात करें तो उसमें पोलोनियस ओफिलिया का सब प्लॉट देखने को मिलता है। और ओथेलो की बात करें तो उसमें यागो रोड्रिगो का थोड़ा सा सब प्लॉट है, लेकिन मैकबेथ में ऐसा कोई सब प्लॉट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये डेफिनेटली पूरी तरह से कह सकते हैं कि हीरो बेस्ड ट्रेजिक प्ले है, जिसमें सारा का सारा फोकस मैकबेथ के क्रियाकलापों पर ही रहता है। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। कैरेक्टर्स में जो कि सामने है आपके, मैकबेथ प्रोटैगनिस्ट है, और पहले शुरुआत में स्कॉटिश आर्मी में जनरल होता है, काफ़ी वेल रेपुटेड और काफ़ी अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है, बहादुर है, एम्बिशियस भी है, और थोड़ा सा ट्रिंकल हो जाता है जब ये राजा बन जाता है तब। हर कोई उसकी तारीफ करता है, यहाँ तक कि जो राजा यहाँ का है स्कॉटलैंड का, डंकन, वो भी इसकी तारीफ करता है। लेकिन इसकी जो अनचेक्ड एम्बिशन है, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ, तो ट्रेजिक फ्लॉ में आपको बस याद रखना है कि अनचेक्ड एम्बिशन। अनचेक्ड वर्ड ना भी हो, सिंपल एम्बिशन ऑप्शन में मिले तो यस यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। एम्बिशन इज ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ मैकबेथ। जो चारों प्लेयर्स हैं इनके, जैसे हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, डिलेइंग एक्शन, बहुत ज़्यादा डिले करता रहता है, ओवर थिंकिंग। और किंग लियर का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, उसकी इम्पल्सिवनेस। और ओथेलो का जेलसी और इसका एम्बिशन। तो ये सब ट्रेजिक फ्लॉ हैं, प्राइड कह सकते हैं वैसे खास तौर पे किंग लियर का। और यही सब ट्रेजिक फ्लॉ उसको उसके बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दो नाम इसको और दिए जाते हैं जो कि एज कह सकते हैं कि एडजेक्टिव टाइटल हैं उसकी खासियत को बताने के लिए। बेलोनास ब्राइडग्रूम, बेलोना क्या है, इट्स गॉडेस ऑफ वॉर, जो युद्ध की देवी है, उसका ब्राइडग्रूम कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि युद्ध में ये बहुत ज़्यादा पराक्रम का परिचय देता है और इसको कोई हरा नहीं पाता, इस वजह से उसको बेलोना का ब्राइडग्रूम कहा जाता है। और बेलर्स मिनियन का मतलब क्या है, जो बहादुरी का फेवरेट हो, मतलब किसी भी हालात में जाकर के वो अपनी बहादुरी दिखा देता है।
तो ये उसके टाइटल दिए गए हैं उसकी तारीफ में। लेडी मैकबेथ इनकी पत्नी है, जो खुद बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, मैनिपुलेटिव और जो क्राइम हुए हैं प्ले में उसमें इक्वली गिल्टी रहती हैं ये। जो भी मर्डर होता है राजा का उसमें कहीं न कहीं मैकबेथ से ज़्यादा ये गिल्टी हैं, क्योंकि मैकबेथ थोड़ा-सा फ़ॉल्टर करता है अपनी थिंकिंग में, लेकिन ये उसको मोटिवेट करती हैं, उकसाती हैं, अंततः राजा डंकन की हत्या करा के ही मानती हैं। शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन द प्ले बट अनेबल टू बियर द साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ हर क्राइम। कर तो सब कुछ देती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्राइम का साइकोलॉजिकल एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है इनके मन पर और ये पागल हो जाती हैं एंड शी कमिट्स सुसाइड। बैंको, जो कि मैकबेथ का एक अच्छा दोस्त होता है, फेलो जनरल जिस पोस्ट पे ये है, उसी पोस्ट पे ये भी रहता है बैंको भी, लेकिन जस्ट अपोज़िट है मैकबेथ से और वो लॉयल ऑनरेबल भी होता है। पहले तो उसे मैकबेथ के क्रियाकलापों पे शक होता है, लेकिन वो चुप रहता है और मैकबेथ उसको पहले ही मरवा देता है, इससे पहले कि उसका वो पर्दाफ़ाश करे। मैकडफ ये मैकबेथ का दुश्मन है और वैसे देखा जाए तो इमोशनल, लॉयल और ब्रेव है, लेकिन मजबूरी में कहिए कि छोड़ के चला जाता है अपने परिवार को सेना की सहायता मांगने इंग्लैंड ले, और वहीं पर ये जब वहाँ होता है तब इसके परिवार को मैकबेथ मरवा देता है। तो ही रिप्रेजेंट्स जस्टिस एंड रेस्टोर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आफ्टर किलिंग मैकबेथ, और मैकबेथ को मारने वाला यही बंदा है। मैकडफ इज द रियल कह सकते हैं एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले। किंग डंकन ये बहुत ही नोबल और श्रेष्ठ राजा होते हैं, लेकिन इनकी श्रेष्ठता को मैकबेथ कमजोरी के तौर पे इस्तेमाल करता है और ये बेचारे मैकबेथ की एम्बिशंस के विक्टिम बन जाते हैं। मैल्कम और एक और इनका बेटा है डोनाल्ड, ये दोनों डंकन के बेटे होते हैं, और जब इसको पता चलता है कि इसकी जान को खतरा है तो इंग्लैंड भाग जाता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, और अंततः बाद में मैकबेथ की हत्या के बाद जब यही पूरी तरह से राजा बन जाता है। क्लींस ये बैंकों का बेटा होता है और जो विचिस प्रोफेसी करती हैं कि उसके ये मतलब बैंकों के डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे, तो बाद में बनता होगा, हालांकि ऐसा प्ले में नहीं दिखाया गया है। द थ्री विचेस इनको भी कैरेक्टर के तौर पे शामिल करना है, क्योंकि यही मेन रूप से इस प्ले की कहानी को आगे बढ़ाती हैं। दे आर मिस्टीरियस एंड मैनिपुलेटिव एंड दे आर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, जो कि ट्रेजिक इवेंट्स को स्पार्क करती हैं, बढ़ाती हैं कि ट्रेजिडी हो, मैकबेथ बर्बाद हो जाए। क्यों बर्बाद हो जाए, इनकी इनसे क्या दुश्मनी है पता नहीं, ये तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ ट्रेजिक एलिमेंट्स में ये भाग बहुत अच्छे से भाग लेती हैं। दे रिप्रेजेंट अपोजिट टू नेचुरल ऑर्डर, जो भी नेचुरल ऑर्डर है उसको बर्बाद करने में इनको मजा आता है। तो नामी है विचिस, तो ये सब करती हैं। समरी देखते हैं प्ले की। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक युद्ध हो रहा है, बहुत भयानक युद्ध हो रहा है, और उस युद्ध में एक युद्ध होने से पहले ये जो विचेस हैं ये एक बंजर भूमि पर डांस कर रही हैं, एकदम पार्टी कर रही हैं, डांस और गीत गा रही हैं, इंतजार कर रही हैं मैकबेथ के आने का कि युद्ध समाप्ति के बाद मैकबेथ और बैंको जब आएंगे तब ये दोनों उससे मिलकर के बात करेंगी। दोनों क्या, तीन होती हैं, और ये तीनों मिलकर के उन दोनों से बात करेंगी। अब ये इंतजार कर रही हैं, तभी सेकंड सीन में युद्ध का सीन दिखाया जाता है और एक मैसेंजर पहुंचता है राजा डंकन के पास और उसको जाकर के बताता है कि मैकबेथ ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है, पूरे युद्ध में मैकबेथ छाया हुआ है, एकदम पूरा हीरो बना हुआ है एकदम। तो बहुत सब तारीफ करते हैं और राजा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अब हम इसको, ये थेन ऑफ ग्लैमिस तो होता ही है पहले से, लेकिन अगली बार राजा कहता है कि मैं उसको एक नया टाइटल देता हूँ, थेन ऑफ कॉर्डर, ये उसको नया टाइटल वो दे देता है। अब ये टाइटल मैकबेथ को नहीं पता चलता, क्योंकि वो अभी भी युद्ध लड़ रहा होता है, उसको नहीं पता होता है उसको थेन ऑफ कॉर्डर बनाया गया है। अब जो थर्ड सीन है उसमें जब ये लोग युद्ध पूरा करके आ रहे होते हैं मैकबेथ और बेंको, तभी विचेस उनको रास्ते में मिल जाती हैं। जब मिल जाती हैं तो डांस कर रही हैं एकदम मस्ती से, गाने गा रही हैं, और मैकबेथ को एड्रेस करती हैं एज ए थेन ऑफ कॉर्डर बोलती हैं, और थेन ऑफ कॉर्डर, और एक विच बोल देती है बीच में कि किंग हेयर आफ्टर, कि आप राजा बनने वाले हैं। जब ये बात मैकबेथ सुनता है, जो कि सिर्फ एक जनरल है सेना में, वो चौंक जाता है कि भाई वो राजा कैसे बन जाएगा। फिर बिचेस एक भविष्यवाणी करती हैं कि तुम बहुत जल्दी राजा बनने वाले हो, और बैंकों के बारे में बात करती हैं कि बैंकों जो है वो आने वाले टाइम पर ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स, कह सकते हैं कि बैंकों के बच्चे राजा बनेंगे, ऐसा वो ये बिचेस प्रोफेसी कर देती हैं दोनों के सामने। जब ये लोग और ज़्यादा कुछ पूछते हैं मैकबेथ को, भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अपना भविष्य नहीं जानना होता है, हर किसी को इंटरेस्ट होता है।
तो ये ह्यूमन एलिमेंट्स रखे हैं उन्होंने, इसी वजह से प्ले सक्सेसफुल रहते हैं विलियम शेक्सपियर के। तो पूछता है मैकबेथ कि और आगे बताओ, लेकिन ये इतना सस्पेंस क्रिएट करके गायब हो जाती हैं तीनों विचेस, गायब हो जाती हैं। अब मैकबेथ खो जाता है उन सब थिंकिंग में कि आखिर वो राजा बनेगा कैसे? क्या ये नेचुरल कोर्स होगा, नेचुरली ऐसा बन जाएगा? या फिर उसे अपने हाथ में कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे जिससे कि वो राजा बन पाए? तभी एक मैसेंजर आता है और वो उसको बताता है कि राजा ने तुम्हें एक नया टाइटल दे दिया है, थेन ऑफ कॉर्डर। और जब भी कुछ देर पहले ही विचिस ने इसको थेन ऑफ कॉर्डर कहा था। तो मैकबेथ की एक तो भविष्यवाणी तुरंत ठीक साबित हो गई इन विचिस के द्वारा की गई। और इस भविष्यवाणी के सच होने से मैकबेथ की बेचैनी बढ़ जाती है। उसका भरोसा भी बढ़ जाता है इन विचिस की प्रोफेसी में कि ठीक कह रही थी, और उसकी एम्बिशन भी बढ़ जाती है साथ ही साथ। मैकबेथ और वैंको दोनों चल देते हैं राजा डंकन से मिलने। और राजा डंकन बहुत मैकबेथ की तारीफ करता है कि तुम ना होते तो आज हमारा राज्य पे दुश्मन कब्जा कर लेता, तुमने बहुत कुछ किया है। और अब ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मेरा जो अगला सक्सेसर होगा मेरा बेटा मैल्कम बनेगा, मेरा अगला सक्सेसर। और ये बात मैकबेथ के सामने वो डिक्लेयर कर देता है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि मैकबेथ ने मुझे बहुत ज़्यादा हमारे राज्य की सेवा की है, तो मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा एक रात का गेस्ट बनूँगा, मैं तुम्हारे यहाँ एक रात बिताऊँगा आके। और जिससे कि ये क्यों करता है गेस्ट बनने की बात, क्योंकि वो अब भाई जैसे अपने यहाँ मान लो कोई विधायक आ जाए, अपने क्षेत्र का सांसद आ जाए, तो भाई हर कोई तारीफ करेगा कि अरे विधायक आए, विधायक जी आए हैं अपने यहाँ, तो और ज़्यादा राजनीतिक चीज़ें रहती हैं। और किसी घर पे एक राजा डायरेक्ट चल के आएगा तो क्या होगा, उसकी राजा की तो वैल्यू पहले से ही है, जिसके घर पे वो आएगा उसकी कितनी वैल्यू बढ़ेगी, कितना ज़्यादा उसका नाम होगा, कितने लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वो आ रहा है कि देखो मैं आऊँगा, इसलिए आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट योर सर्विसेज़ रेंडर्ड टू द स्टेट। मैं उस सम्मान में आना चाहूँगा कि जो सेवाएँ तुमने राज्य के लिए की हैं। तो मैकबेथ चला जाता है अपने महल में, इसका महल का नाम है इनवर्नेस। ये इसके कैसल का नाम है। उस कैसल में जब पहुंच जाता है, तैयारियां शुरू कर देता है वेलकम की। उधर ये अकेला जब रह जाता है तो एक सलीलकी कहता है, सोचने लगता है कि क्या मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, राजा मेरे यहाँ रुकने आ रहा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए अच्छा मौका है कुछ इवल एक्शंस, कुछ बुरे कार्य करने का, मतलब उसको मार दूं। और जब मैं मार दूंगा तो मैं ही राजा बन जाऊंगा, ऐसा वो सोचने लगता है। अब एक लेटर वो पहले ही लिख देता है लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ पूरा लेटर जब पढ़ लेती हैं, सब जान जाती हैं कि ऐसी-ऐसी प्रोफेसी की गई है विचेस के द्वारा। तब वो मैकबेथ तो थोड़ा अभी भी कह सकते हैं कि मन से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाती हैं, और ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती हैं अपने हस्बैंड को राजा देखने के लिए कि यस, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, तुम्हें राजा डंकन को मारना है तो मारना है। अब मैकबेथ घर आ जाता है, तो वो मैंने पहले से सोच लेती है लेडी मैकबेथ कि मैं जानती हूँ कि उसका नेचर बहुत अच्छा है और वो ऐसे काम नहीं करेगा, राजा का बहुत प्रिय है, राजा की बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। तो वो उसको इंसाइट करने का विचार कर लेती हैं कि डेफ़िनेटली मैं उसको उकसाऊँगी, इतना उकसाऊँगी कि उसे राजा की हत्या करने के लिए मजबूर कर दूँगी। तभी एक मैसेंजर आता है और इसको बताता है कि डंकन आज की रात आपके घर पे आने वाला है, आप तैयारियाँ कीजिए। तो वो बहुत इस अपॉर्च्युनिटी को शी टेक्स इट एज़ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी कि यही एक मौका है जिसमें हम अपने सपने सच कर सकते हैं। सपने क्या है, राजा और रानी बनने के भाई। मैकबेथ राजा बनेगा तो ये भी तो रानी बनेंगी। डंकन इस बात को आता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेडी मैकबेथ उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। राजा बहुत पूरा आस-पास का एटमॉस्फियर, ऊपर से मौसम, सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा वो खुश होता है और बहुत सारे गिफ्ट लेडी मैकबेथ को, नौकरों को दे देता है। मैकबेथ दूसरी तरफ अब कन्फ्यूज़ है कि उसको क्या करना चाहिए? क्या उस राजा को मार देना चाहिए या फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए? वो तमाम बातें सोचता है, क्या बुरा, क्या अच्छा, तमाम बातें उसके मन में सोचती हैं। वो ये भी कहता है कि डंकन बहुत अच्छा रहा है मेरे प्रति और आज तक उसने मुझे कभी बेइज़्ज़त नहीं किया, हमेशा उसने मुझे बहुत सम्मान दिया है, मेरी वीरता का हमेशा सम्मान किया है। इस बातें वो मन में सोच ही रहा होता है। ऊपर से ये भी कहता है कि जो भी मैं ब्लडी डीड्स करूँगा, तो वो ब्लडी डीड छिपाए नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी अगर कुकर्म है, तो उसको बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता, ऐसा इसका मानना है। मैकबेथ लेडी मैकबेथ को समझाने की कोशिश करता है कि रहने दो, छोड़ो, हम नहीं ऐसा करते हैं, राजा हमारा गेस्ट है और वैसे भी बहुत अच्छा है, तो हम ये इविल प्लानिंग छोड़ देते हैं। लेकिन वो उसको एकदम से डाँटने लगती है कि तुमने अगर ऐसा नहीं करना था, तुमने सपने क्यों दिखाए? मुझे लेटर क्यों लिखा था कि ऐसा-ऐसा होगा, राजा हमारे यहाँ रुकेगा, हम उसको मार देंगे।
ये सारी बातें तुम क्यों करते हो? और ये तुम एकदम अगर से बातें कर रहे हो तो यू आर कवर्ड, तुम बहुत कायर हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसे-वैसे। यहाँ तक कि ये कह देती है, यू आर नॉट अ मैन। मतलब उसके मैनहुड को भी चैलेंज कर डालती है, उसके पुरुषत्व को चैलेंज कर डालती है। अब जब इतना सब कुछ हो जाता है तो मैकबेथ को गुस्सा आ ही जाता है कि ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ, मारता हूँ उसको। तो इस तरह से वो एंटाइस हो ही जाता है और मैकबेथ एकदम उसको हत्या करने के लिए, डंकन की हत्या करने के लिए तैयार हो गया है। और ये तैयार कौन करता है? लेडी मैकबेथ। अब वैंको भी एक्चुअली आया हुआ है राजा के साथ, तो वैंको मैकबेथ दोनों डिस्कस करते हैं उन विचेस की प्रोफेसी का, चुड़ैलों की प्रोफेसी का, कि आखिर क्या होगा। वैंको कहता है कि कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि जैसे उन्होंने कॉर्डर बोला था तुमको कॉर्डर बना दिया गया। तो मैकबेथ अभी इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, मैं और कहता है कि भाई देखो, अभी मेरा ध्यान नहीं है, अभी मेरा ध्यान कहीं और। एक्चुअली वो यही सोच रहा होता है कि राजा को कब मारना है, कैसे मारना है। वैंको और उसका बेटा अ, बैंक को पहले तारीफ़ करता है डैंकन की, कि डैंकन ने बहुत सारे राज प्राइज़ दिए हैं, तुम्हारी बीवी को भी बहुत सारे प्राइज़ दिए हैं, नौकरों को बहुत सारे प्राइज़ दिए हैं, ही इज़ वेरी गुड किंग। और उसके बाद बैंक और उसका बेटा फिलिप्स दोनों चले जाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। अब राजा इसके मैकबेथ के यहाँ सोएगा। अकेला रहने के बाद मैकबेथ फिर से सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ? शुड आई डू इट और नॉट? क्या ये जैसे हैमलेट सोचता है टू बी और नॉट टू बी टाइप, तो इसीलिए ये भी कहता है कि इट इज़ डन नॉट डन, क्या ऐसा करूँ कि ना करूँ? तमाम बातें उसके मन में हो रही होती हैं फिर से। तभी उसके एक इमेजिनरी डैगर दिखाई देती है। वो ऐसी डैगर जिस डैगर को ये लेकर के अपने पास घूम रहा होता है राजा की हत्या करने के लिए, वही सेम डैगर इसको हवा में दिखाई देती है, इमेजिनरी। अब रात के सन्नाटे में एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। ये घंटी एक्चुअली इंडिकेशन है लेडी मैकबेथ के द्वारा, इसने पहले बता दिया था कि जब गार्ड सो जाएँगे तो मैं घंटी बजाऊँगी, तुम समझ जाना कि टाइम है इसको मार देने का। अब जो अगला सीन है वो भी इनके कैसल का ही है और लेडी मैकबेथ बहुत गुस्सा हो रही है मैकबेथ के उस डिलेइंग के लिए कि वो अभी भी उसको मार नहीं रही है। क्यों नहीं मार रही है? डंकन को मारना चाहिए था मैकबेथ को, और अभी भी उसको मारने के लिए वो तैयार नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो रही है। अब सोचती है कि डैगर जो उसने रखी थी राजा के जो बेड है उसके बगल में, वो सोचती है कि मैं तो खुद ही उसको मार देती। इसलिए नहीं मार पाई क्योंकि राजा सोता हुआ राजा उसको लग रहा था उसके पिता जैसा हो। लेडी मैकबेथ को लगा कि मेरा पिता सो रहा है, तो इस वजह से राजा को नहीं मार पाई, नहीं तो वो इतनी एम्बिशियस है कि खुद ही मार देती, इतनी जल्दबाज है मुकुट पहनने, रानी बनने के लिए। अब मैकबेथ तभी आता है एकदम से एक्साइटेड होकर के, वो आकर के बताता है कि ही हैज़ मर्डर्ड किंग, उसने राजा को मार दिया है। अब वो बहुत डरा हुआ है, काँप रहा है एकदम से, और लेडी मैकबेथ उसको समझाती है कि शांत रहो, तुमने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया, इट्स यूजुअल, जो भी तुमने किया उसके लिए हमें अब जो भी प्लानिंग की थी और एम्बिशन तमाम बातें उसको समझाती है, शांत करती है। अब वो क्या करती है कि जो गार्ड सोए होते हैं, जिनको दारू पिला के वो सुला देती है, उन गार्ड के चेहरे और हाथों पर जाकर के राजा का खून लगा देती है, जिससे कि पूरा शक उन लोगों पर चला जाए कि उन लोगों ने ही राजा को मारा है। सुबह मैकडफ और लेनॉक्स ये 2 लोग आते हैं, क्योंकि राजा ने बोला होगा इन लोगों को, मैकडफ और लेनॉक्स को, कि सुबह-सुबह आकर के आ जाना और हम लोग वापस आ जाएँगे। तभी मैकडफ से कहता है कि जाइए, राजा सो रहा है, उसको जगा लेना जाके। मैकडफ अंदर जाता है और अचानक से भागता हुआ एकदम डर से चिल्लाता हुआ आता है कि राजा तो मरा हुआ लेटा है, ही हैज़ बीन मर्डर्ड, ऐसा कैसे हुआ? अब मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों एक झूठा बहाना करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न है, भाग कैसे, क्या हमारे यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ? और यहाँ तक कि लेडी मैकबेथ मैकबेथ बेहोश भी हो जाती हैं, अक्सर महिलाएँ ऐसा करती हैं, ऐसे सीन में। एक्टर भी अच्छी होती हैं कोई-कोई, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट जनरलाइज़िंग द फैक्ट, लेकिन कुछ-कुछ ऐसी होती हैं कि वो बेहोश भी हो जाती है, और जिससे कि मैकडफ और लेनॉक्स को लगे कि अरे! ये तो बेहोश हो गई, इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई हत्या से। और तभी ये मैकबेथ जाता है और दोनों गार्ड्स को मार देता है सबके सामने गुस्से में, कि देखो इन्होंने मारा है, और जिससे कि वो कुछ कह ही ना पाएँ। तो कुल मिला के बहुत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। अब डंकन का जो बेटा है मैल्कम, दूसरा बेटा डोनाल्डमेन, दोनों मतलब इस बात पे ज़िक्र कर रहे हैं कि हमारे पिता को ऐसे मार दिया गया। इसका मतलब सिंहासन के प्रति किसी की नज़र है, और अगर हम दोनों ऐसे रहे तो हम भी मारे जाएँगे। तो मैल्कम भागता है कहाँ? इंग्लैंड, और डोनाल्डमेन कहाँ भागता है? आयरलैंड। दोनों अलग-अलग जगह भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उनको राजा नहीं बनना, जान प्यारी है तो सब कुछ है। अब कोई भी इस बात से सैटिस्फाई नहीं हो रहा है कि गार्ड्स ने डंकन की हत्या की है। सबको शक है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है मैकबेथ के सामने बोलने की। तभी लोग समाज में डिस्कस करने लगते हैं, और ये भी डिस्कस करने लगते हैं कि मैकबेथ
जो है वो नया राजा बनाया जा चुका है और सब डिस्कस करते हैं कि डेफिनेटली राजा की हत्या में हो सकता है मैकबेथ का ही क्यों ना हो सकता है हाथ हो। अब एक थर्ड में बैंको उस प्रोफेसी के बारे में सोचता है जो कि सच साबित हुई, क्योंकि विचेस ने कहा था ना कि मैकबेथ राजा बन जाएगा, और राजा बन गया। अब वो उसको सस्पेक्ट होने लगता है कि मैकबेथ ने जरूर कुछ ना कुछ फाउल प्ले खेला है, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा तरीका अपनाया है कि वो तुरंत राजा बन गया। अभी विचेस ने कुछ दिन पहले ये बात कही और ये राजा बन बैठा, तो ये तो वास्तव में कुछ ना कुछ उसने ऐसा किया है। लेकिन फिर भी वो शांत रहता है क्योंकि ये सोच के दोस्त है, अच्छा है। अब एक फीस्ट, एक दावत होने वाली है आज की रात, ये बात जब कर रहे होते हैं, उसमें मैकबेथ अब 2 और मर्डरर्स को हायर करता है, किसके लिए? बैंको के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि बैंको अगर नहीं मारा जाएगा, तो वो बहुत प्रैक्टिकली, उसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ ना कुछ दिनों में मेरा पर्दाफाश कर देगा। इसके अलावा बैंको भी उस प्रोफेसी के बारे में जानता है ना, जो प्रोफेसी बिचेस ने की थी। उसके साथ बैंको भी था, तो बैंको भी पता है कि बिचेस ने बोला था मैकबेथ राजा बनेगा और मैं राजा का पिता बनूंगा, मेरे बच्चे राजा बनेंगे टाइप। तो इस बात से मैकबेथ को बहुत डर है। वो पूरी तरह से, मतलब कह सकते हैं कि फियर और इनसिक्योरिटी की भावना उसके अंदर है। तब वो चाहता है कि ना केवल बैंको बल्कि उसका बेटा फ्लिंस भी मार दिया जाए, क्योंकि पिचेस ने कहा है ना कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे। तो कुल मिला के वो दोनों को मरवाने की योजना तैयार कर लेता है। अब लेडी मैकबेथ मैकबेथ को एडवाइस करती हैं कि तुम आज की रात फीस्ट होने वाली है और तुम इस तरह से घूम रहे हो, है ना? ये तुम्हारा मुंह लटका अच्छा नहीं लग रहा है, ये सैड लुक इसको छोड़ो और थोड़ा खुश चीयर अप, राजा बन गए हो, है ना? आज की रात जो फीस्ट है उसका मजा अच्छे से लीजिए, ऐसा बोलती है वो। मैकबेथ जो है वो उसको बताता है कि मैं पूरी तरह से खुश जब तक नहीं रह सकता जब तक बैंको जिंदा है, क्योंकि बैंको ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू हिज क्राउन, मेरे लिए सिंहासन का सबसे बड़ा दुश्मन वही है। अब अगले सीन में मर्डरर्स वैंको और फ्लिंस को अटैक कर देते हैं जब ये लोग इसकी फीस्ट में शामिल होने आ रहे होते हैं रास्ते में ही। बैंक को तुरंत ऑन स्पॉट मारा जाता है, फ्लिंस किसी तरह से फॉर्चुनेटली बच करके भाग जाता है बेचारा। अब जो बैंकेट हो रही है, फीस्ट हो रही है, उसमें तमाम गेस्ट आकर के एंजॉय कर रहे होते हैं। मैकबेथ मर्डरर्स के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वेंको हैज बीन किल्ड एंड हिज सन हैज एस्केप्ड, ये सब बता देते हैं वो मर्डरर्स आके मैकबेथ को। मैकबेथ फीस्ट में पहुंचता है और जाकर के देखता है कि जो जगह उसके लिए रिजर्व की गई है सीट, वहां पर देखता है बैंको का भूत बैठा हुआ है। बैंको तो मारा गया लेकिन उसका भूत वहां आकर के सीट पर बैठ गया। अब जैसे ही ये भूत को देखता है तो अपना मेंटल बैलेंस खो देता है, चिल्लाने लगता है कि ये आई हैव नॉट किल्ड यू, आई हैव नॉट किल्ड यू। तो जितने गेस्ट हैं वो सारे के सारे अमेज्ड हैं, उनको लगता है किसको ये बात कर रहा है, और कहता है बैंको मैंने तुम्हें नहीं मारा, बैंको मैंने तुम्हें मारा। तो सारे गेस्ट समझ जाते हैं ऐसा क्या है। लेडी मैकबेथ तुरंत आती है और सबसे कहती है कि इनको ये ऐसे दौरे फिट्स कभी कभी आ जाते हैं, और ऐसे ठीक है आप लोग एक बार थोड़ी सिचुएशन सुधार लेती, दोबारा से फिर से भूत आ जाता है, फिर से ही वो रिपीट करता है सारे एक्शंस। तो लेडी मैकबेथ सबसे रिक्वेस्ट करती है, ठीक है अच्छा आप लोग जाइए, गुड नाइट, और हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सारे के सारे गेस्ट चले जाते हैं। अब अकेला जब ये रह जाते हैं दोनों पति पत्नी, तो लेडी मैकबेथ फिर से मैकबेथ को चाइड करती है, डांटती है कि तुम कर क्या रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन, चाइल्डिश बिहेवियर है तुम्हारा, और अपने आप को संभालो, ऐसा क्या है, सब कुछ ठीक है, और नाउ वी आर किंग एंड क्वीन, तमाम बातें, लेट्स एंजॉय द टाइम और आर लाइफ। लेकिन मैकबेथ अभी भी उस गिल्ट को पचा नहीं पा रहा है। अब मैकबेथ हैज लॉस्ट हिज मेंटल पीस, हिज गिल्टी कॉन्सेंस जो भी है उसका, उसको लगातार हॉन्ट करता रहता है, वो भूल नहीं पा रहा है कि यस ही हैज किल्ड द नोबल किंग डंकन, जिसने हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा उसके ऊपर छत्र छाया बनाए रखी, ऐसा उसने क्राइम किया है। अब वो डिसाइड करता है उन विचेस के पास फिर से कि आखिर अब मेरा क्या होगा, मैं उन्हीं से जाके पूछूंगा, विचेस से जाकर के पूछूंगा। इधर लेनॉक्स जो कि एक नोबल मैन है, वो जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको एनालाइज करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। वो भी मैकबेथ को सस्पेक्ट करने लगता है। इसके अलावा जो मैकडफ जो था, वो इसकी दावत में नहीं आया है। वो, उसे पूरा यकीन है कि मैकबेथ ने ही राजा को मारा था, और वो भी चला गया है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से ही वो मैल्कम, जो राजा का पुत्र मैल्कम है और वहाँ का राजा है किंग जॉर्ज इंग्लैंड का, वहां से वो मिलिट्री सहायता लेकर के आएगा और मैकबेथ पर आक्रमण करेगा, तुरंत ये सब कुछ होने वाला है। तो इस बात को ये लेनॉक्स सोच रहा है बैठ करके, इतना सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी ये लड़ाई होगी, और मैकडफ मैल्कम आकर के स्कॉटलैंड को मैकबेथ के जो निरंकुश शासन है उससे मुक्ति दिलाएंगे, ये बातें लेनॉक्स सोच रहा है। अब मैकबेथ फिर से जाकर के उन विचिस से मिलता है,
वे उससे कहती हैं कि अब तुम मुझसे कुछ मत पूछो क्योंकि तुमने बहुत कुछ पूछ लिया, लेकिन वो बार-बार ज़ोर देता है कि नहीं मुझे जानना है, जानना है। जब वो बहुत ज़ोर देता है मैकबेथ वो बताती हैं उनको कुछ और नई बातें मैक में बताती हैं कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहना है। पहली जो बात बताती हैं विचेस वो बोलती हैं कि यू हैव टू बी अवेयर ऑफ मैकडफ क्योंकि वो खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। दूसरी बात बताती हैं कि तुम ऐसे इंसान से नहीं मारे जाओगे जो इंसान किसी महिला से जन्म लेगा, महिला से नेचुरली जन्म लेगा। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरली महिला से पैदा हुआ इंसान होगा, उससे नहीं मारे जाओगे। तो भाई सभी तो महिला से पैदा होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना माँ का हो। तो ये सोच लेता है मैकबेथ। अगली जो प्रोफेसी वो बताती हैं कि तुम जब तक नहीं हराए जाओगे युद्ध में, जब तक कि जो वर्नम वुड एक जंगल है, वो डेंसनेन हिल इसकी तरफ नहीं चल देगा। अब ज़ाहिर-सी बात है कोई जंगल या पेड़ तो नहीं चलते ना कभी भी, पेड़ तो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। तो ये 2 बातें, एक तो ये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति महिला से पैदा हुआ व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकता और तुम जब तक नहीं हराए जाओगे जब तक कि जंगल बर्नम वुड डंसनियन हिल की तरफ ना चलें। तो दोनों बातें मैकबेथ के भरोसे को बढ़ा देती हैं। एक्चुअली ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो विचेस की रानी है हिकेट, वो इन सब तीनों से बोलती है कि तुमने मेरे मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों कर दिया? अब जाओ मैकबेथ को झूठ बोलना और उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस ले आओ कि वो बर्बाद हो जाए। तो पता नहीं हिकेट हो सकता है भैया मैकबेथ की कोई एक्स रही हो जो कि बहुत चिढ़ती है मैकबेथ की तरक्की से। तो वो चाहती है कि मैकबेथ बर्बाद हो जाए, तो वो जानबूझ के अपनी विचेस को भेजती है अपनी नौकरानियों को, जाओ ऐसे-ऐसे बोलना, जिससे कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाए और कुछ भी करना छोड़ दे, वो अपनी बर्बादी की तरफ चलता चला जाए। ऐसा हिकेट कहती है, इनकी रानी। हो सकता है भाई कुछ अफेयर रहा हो इनका पुराना। ये मैं मजाक में कर रहा हूँ, प्ले में ऐसा कुछ नहीं है। मैकबेथ इज वेरी अपसेट विद द फर्स्ट प्रिडिक्शन। जो पहली प्रिडिक्शन उसने बोली थी कि मैकडफ से सावधान रहना, मैकडफ को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो सोचता है। लेकिन मैकडफ क्योंकि इंग्लैंड भाग चुका है, किसके लिए? मैल्कम और जॉर्ज के पास मिलिट्री एड लेने गया है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, मैकबेथ के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि मैं मर्डरर्स को भेज करके मैकडफ के पूरे परिवार को ही मरवा दूंगा। अब ये जो एक्शन इसके हो रहे हैं मैकबेथ के, वास्तव में ज्यादा क्रूअल हो रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैकडफ के, उनको भी नहीं बख्शता, वो भी मरवा देता है। इसके अलावा वो बिचेस से ये भी पूछता है बैंको का क्या होगा, क्या उसके बच्चे राजा बनेंगे? तो बिचेस कहती है यस ये भी होगा, बैंको के बच्चे राजा बनेंगे, बैंको विल बी द फादर ऑफ द किंग्स। इतना कह के वो सारी विचेस डिसअपियर हो जाती हैं। मैकबेथ वहां पे थोड़ा सा स्टंड, थोड़ा सा परेशान होकर के खड़ा रहता है कि अब क्या करना है। तभी रॉस आ जाता है और वो आकर के मैकबेथ को बताता है कि आर्मी आ चुकी है इंग्लैंड की, लगभग आने वाली है और अटैक आपके ऊपर होने वाला है। अगले सीन में मैकडफ की फैमिली उन मर्डरर्स के द्वारा खत्म कर दी जाती है जो मर्डरर्स मैकबेथ ने भेजे हैं। मैकडफ के 2 छोटे-छोटे बच्चे जो भी हैं वो सारे के सारे बच्चे उसकी बीवी के सहित सब मार दिए जाते हैं। अब इंग्लैंड में मैकडफ मैल्कम के पास पहुंचता है, उससे बातचीत करता है। तो पहले तो मैल्कम मैकडफ को सस्पेक्ट करता है कि कहीं ये मैकबेथ के द्वारा भेजा गया एजेंट तो नहीं है। तो पहले मैल्कम अपनी बहुत बुराई करता है कि भले ही मैकबेथ निरंकुश है, कुछ भी है, लेकिन मैं राजा बनने के लायक ही नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुद नंबर 1 का व्यसनी हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा व्यसन है, बुराइयाँ हैं। ये बातें वो जानबूझ के बोलता है और तुम्हें कुछ करना है तो जाके करो, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी यहीं खुश हूँ, ऐसे-वैसे। तो इसको मैकडफ को गुस्सा आ जाता है और वो इसको एकदम से सुना देता है कि तुम राजा के बेटे होकर कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है, ऐसे-वैसे। तो जब मैकडफ का गुस्सा रियल वाला लगता है तो मैल्कम समझ जाता है कि यस मैकडफ वास्तव में अच्छा है और ये सिर्फ कुल मिला के उसका टेस्ट ले रहा था, उस टेस्ट में मैकडफ पास हो जाता है। अब ये उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि अंततः बनना तो राजा इसको ही है ना, मैल्कम को ही। अब इधर क्या है कि कॉन्फिडेंट हो करके, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो ये कोई भी आक्रमण नहीं करता है। मैकबेथ एकदम शांत रहता है, उसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं तो अपराजित हूँ, इनविंसिबल हूँ। रॉस इंग्लैंड में पहुंचता है और मैकडफ से जाकर के बताता है कि आप मतलब मैकडफ पूछता है अपने परिवार के बारे में कि मेरा परिवार कैसा है, तुम तो अभी भी आए हो स्कॉटलैंड से। तो रॉस पहले तो नहीं बताता लेकिन बाद में बता देता है कि योर कंप्लीट फैमिली हैज बीन किल्ड बाय मर्डरर्स सेंट बाय मैकबेथ। मैकबेथ ने तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दिया है। अब मैकडफ ये बात जब सुनता है तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि मैं यहाँ तो आ गया इंग्लैंड में, लेकिन मैं अपने परिवार को वहीं उन सब लोगों के बीच में छोड़ के आ गया, तो ये मेरी गलती है। कहीं न कहीं मेरी गलती से ही मेरे परिवार की हत्या हुई है। अब उसका डिटर्मिनेशन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है कि यस आई हैव टू किल मैकबेथ, मुझे पूरा बदला लेना है चाहे जैसे भी लूँ,
आई हैव टू अवेंज माई सेल्फ ऑन मैकबेथ, ऐसा वो सोच लेता है। अब स्लीप वॉकिंग का ये फेमस सीन है इस प्ले में, जिसमें क्राइम्स ने बहुत ज़्यादा लेडी मैकबेथ को इम्पैक्ट किया है और वो पागल हो चुकी हैं और रात में नींद में चलती हैं और चलते हुए उन सब चीज़ों को बड़बड़ाती हैं कि राजा को कैसे मारना है, खून के हाथ साफ कर लो, तमाम बातें ये सब करती रहती है। तो जो उसके घर में नौकरानी है वो समझ जाती है कि ये हत्यारे हैं, डॉक्टर भी समझ जाता है और डॉक्टर को ये लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट कि इससे बियॉन्ड इनकी बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती है। अब उसे इस बात का डर है कि लेडी मैकबेथ कहीं अपने आप को मार ना लें, सुसाइड ना कर लें और यही बाद में होने वाला भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंग्लिश आर्मी आ चुकी है बर्नम वुड के मैदान में और मैल्कम और मैकडफ उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। वो रेडी हैं अगेंस्ट मैकबेथ के फाइट करने के लिए। मैकबेथ एकदम सिक्योर और केयरलेस है, उसको लगता है कि बर्नम वुड जब तक डंसनेन हिल की तरफ नहीं चलेगा तब तक तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता और बर्नम वुड तो कभी चलेगा नहीं, पेड़ थोड़ी ना चलने लगेगा अपनी जगह से उठ करके। ठीक है, नेवर बी डिफीटेड, ऐसा वो सोचता है। और इसके अलावा इंग्लिश आर्मी को वो सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसको पता है उसे हरा ही नहीं सकता कोई। अब वो अपनी पत्नी के हेल्थ के बारे में पूछता है, जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, वो उसका इलाज नहीं हो सकता, तो ये डॉक्टर को भी गरिया देता है और कहता है अपनी बुक आग में फेंक दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब अपना आर्मर पहन करके वो वहां से चल देता है। मैल्कम जो है अब अपनी सेना को ऑर्डर देता है, राजा का बेटा डंकन का ही बेटा मैल्कम है, अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि तुम लोग वर्नम वुड से ब्रांचेस काट लो, पेड़ पौधों की शाखाएं काट लो और उनको अपने सिर पे रख लो, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी बचत भी होगी, बचाव होगा तुम्हारा। दूसरा, अपनी जो आर्मी है वो छिप जाएगी और दुश्मन को हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा कि हम कितने हैं। तो ये इसलिए वो करता है। अब जो विचिस ने बोला था कि बर्नम वुड डंसनेल हिल की तरफ चलेगा तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम नहीं हारोगे, तो कुल मिला के ये इनडायरेक्टली होने जा रहा है कि सैनिक जब ब्रांचेस रखेंगे अपने सिर पे और चलेंगे तो बर्नम वुड चलना शुरू कर देगा इनडायरेक्टली। तो ये विचिस की प्रोफेसी को गलत साबित किया जाएगा। अब मैकबेथ डंसनियन कैसल में बैठा हुआ है, उसको पता है कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, इज इन ग्रेट कॉन्फिडेंस। कुछ ही देर में उसको बताया जाता है कि लेडी मैकबेथ ने सुसाइड कर लिया है, वो मर चुकी है। अब वो फिर से एक सलेल्की कहने लगता है कि किस तरह से, जैसे उसकी एक फेमस सलेल्की है कि टुमारो टुमारो लाइफ इज वॉकिंग शैडो टाइप, जो कि फेमस डायलॉग है इसका। उसके बारे में बात करने लगता है, लाइफ इज यूजलेस। अब मैकबेथ फिर से बताया जाता है कि वर्नम वुड, इस बार एक न्यूज से एक थोड़ी स्ट्रेंज न्यूज सुनने को मिलती है कि वर्नम वुड जो है वो डंसनियन हिल की तरफ चलने लगा है। अब मैकबेथ को एहसास होता है कि ऐसा कैसे हो गया, जब जबकि एक्चुअली ये बर्नम वुड नहीं चल रहा है, ये सैनिक चल रहे हैं उन ब्रांचेस को रख करके अपने सिर पे डंसनियन हिल की तरफ। लेकिन मैकबेथ को लगता है कि जो प्रोफेसी थी वो डबल मीनिंग की थी और सारी की सारी वो दुष्ट थी, मतलब डेथ भी झूठ बोला करते हैं, ऐसा वो सोचता है। अब वो अपने सोल्जर्स को तैयार होने के लिए ऑर्डर देता है कि चलो आज लास्ट फाइट लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी की। अभी भी लेकिन उसको इतना भरोसा है कि कोई भी आदमी जो किसी महिला से पैदा हुआ होगा वो उसको मार नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे आदमी महिला से ही, माँ के द्वारा ही पैदा किए जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है नहीं कि मैं मारा जाऊं। वो अपने आप को भी अमर ही समझता है एक तरह से। अब वो कैसल से बाहर आता है और बैटलफील्ड में चल देता है। मैकडब उसको चैलेंज करता है। अब जब बात हो रही होती है लड़ाई से पहले, तो मैकबेथ कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि नो वन बोर्न अ वुमन कैन किल मी। तो मैकडब उसको बोल देता है कि देखो भाई, तुम हो गए अपनी ब्रिचेस की प्रोफेसी में भरोसा रखने वाले, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं नेचुरली महिला के द्वारा पैदा नहीं किया गया हूँ। आई वॉज प्री मेच्योरली रिप्ड फ्रॉम माई मदर, का मतलब मदर्स वम का मतलब कि मेरा जैसे सिजेरियन ऑपरेशन जो होते हैं, उस सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू मुझको पहले से ही माँ के पेट से निकाल लिया गया था ज़बरदस्ती, तो मैं नेचुरली पैदा नहीं हुआ हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। मैकबेथ को जब ये बात पता चलती है तो डर जाता है, उसको लगता है कि आज मेरा अंत आ गया। अब बिचिस को वो कर्सिस गालियाँ देने लगता है, एक तरह से उनको अभिशाप देने लगता है कि उन सब ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। लड़ाई शुरू होती है, लड़ाई शुरू होने पर मैकडफ जीतता है और वो मैकबेथ का सिर काट करके अपनी तलवार पे टांग लेता है। अब मैल्कम अंततः स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है और इस तरह से जो सोशल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर जो था वो पूरा होता है और मैकबेथ से मैकडफ बदला ले लेता है और मैकबेथ की एम्बिशन ही उसके बर्बादी का कारण बनती है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स। कोट्स में जो पहला सीन है उस प्ले का फर्स्ट एक्ट में, वहीं पे महिलाएं जो बिचेस हैं एक्चुअली चुड़ैले में गाना गाती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर जो प्ले का कंफ्यूजन वाला थीम आगे चलने वाला उसके बारे में बताती हैं कि अच्छा ही बुरा है, बुरा ही अच्छा है। उस थीम के बारे में बात करती हैं ये दोनों, तीनों। अब मैकबेथ का डायलॉग है, इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस माय क्राउन मी विदाउट माय सिस्टर। वो कहता है यदि भाग्य ही में ही लिखा है मेरा राजा बनना, तो भाग्य मुझे यूं ही राजा क्यों बना देगा अगर मैंने कुछ नहीं किया। सिस्टर का मतलब होता है थोड़ा चलना, घूमना फिरना, थोड़ा हलचल करना। तो उसका मतलब ये है कि जब तक मैं कोई एक्शन नहीं करूंगा तो तब तक मुझे कोई राजा कैसे बना देगा। तो मतलब मुझे राजा बनने के लिए कोई ना कोई एक्शन करना ही पड़ेगा। अब लेडी मैकबेथ कहती है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सरपेंट अंडर इट। अब वो मैकबेथ को सलाह दे रही है कि दिखो तो फूल जैसे, लेकिन बनो बहुत ज्यादा दुष्ट, नंबर एक के। मतलब ढोंग करो लोगों को दिखाने के लिए कि तुम अच्छे बनो, लेकिन करो अंदर से ढोंग। डंकन को मारने से पहले की बात है। अब जब लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है तब उसको लगता है उसके हाथ पर खून के धब्बे हैं। तब ये बात बोलती है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माय हैंड। क्या पूरे समुद्र का जो पानी है उससे मेरे हाथ का जो खून है वो धुल पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा? चलिए मैकबेथ है, सॉरी, लेडी मैकबेथ का नेक्स्ट डायलॉग है जिसमें वो कहती है अरेबिया वाला डायलॉग। तो मैकबेथ भी जब गिल्टी कॉन्शियस में रहता है तब ये बात कहता है कि क्या समुद्र के पानी से मेरा ये पूरा जो खून के धब्बे, हाथ जो लाल हैं खून से, वो धुल पाएंगे? अब ये मैकबेथ की मेंटल एगोनी के बारे में बताया गया है कि ओ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस इज माय माइंड डियर वाइफ। अपनी पत्नी से कहता है कि जब से मैंने वो क्राइम किया है तब से ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में बिच्छू घूमने का मतलब ये है कि मेरे दिमाग में सुकून नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई मेंटल पीस। लेडी मैकबेथ उस खून के धब्बे को जिसको वो अपने हाथों पे देखती है कहती है आउट डैम्ड स्पॉट आउट, ऐसे मतलब उसको भगाने के लिए कहती है पागलपन में। हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, ये वाला डायलॉग है जो मैंने यहाँ पे बोल दिया था गलती से। ये डायलॉग, हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट फिट इन दिस लिटिल हैंड। ये जब भी हम हाइपर बोले पढ़ते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच रहता है जो उसमें अतिशयोक्ति में अक्सर हम ये डायलॉग बोला बताया करते हैं बच्चों की, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट फिट इन दिस लिटिल हैंड। कि अरब की सारे के सारे इत्र भी मिला दिए जाएं तब भी मेरे हाथों की जो बदबू है खून की उसको साफ नहीं कर पाएंगे, और जो स्मेल है वो आती रहेगी, के ऊपर कोई इत्र काम नहीं करेगा, पूरे अरब का इत्र ला दिया जाए तब भी। तो ये पागलपन में बोलती है। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो, ये मैकबेथ जब बोलता है, जब सुनता है कि उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है तो उसको लगता है पूरी दुनिया ही खराब है, जिंदगी कोई मतलब नहीं है। तब ये बोलता है कि लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर दैट स्टट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर। एक वॉकिंग शैडो है, एक एक्टर आता है अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं सुना जाता है। तो ये कहानी है जिंदगी की। तो ये था इस प्ले का हिंदी सारांश, जो कि मैंने कोशिश की आपको समझाने की, कोट्स, एनालिसिस, मेन इवेंट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।